इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां पे आज जो हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश पढ़ना, चालुक्य के कल्याणी, चालुक्य वंश के वातापी, चालुक्य वंश के बेगी, राष्ट्रकूट, यादव, होयसल, कदंब, गंग वंश और काकतीय वंश। ये दक्षिण भारत के कुछ वंश है जहां से प्रश्न पूछता है। आज हम चलेंगे देखते हुए, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रिवीजन करते चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न हमसे छूटे नहीं। ठीक है, देखिए चालुक्य वंश के बारे में बताएंगे, चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में। सबसे पहले पूछेगा कि इसका संस्थापक कौन है। ठीक है, तो चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आता है कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश से ना, दक्षिण भारत के जो भी राजवंश है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब बीपीएससी ये सब एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप उलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सब आता ज्यादातर मिलान करने वाला में। ठीक है, ठीक है, चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक है तैलप द्वितीय। ठीक है, इसकी ना राजधानी थी मान्यखेत। ये भी पूछता है कि चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी कहाँ है, तो मान्यखेत। ठीक है, चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य, सिक्स, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। ये सब प्रमुख राजा है उसके। ठीक है, ये सब प्रमुख राजा है। कहता सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी को हटाकर कल्याणी रख दिया, यानी पहला राजधानी है इसका मान्यखेत और दूसरा हो गया कल्याणी। तो ये प्रश्न आपको पूछेगा कि मान्यखेत से राजधानी कहाँ पर परिवर्तन कर लिया, तो कल्याणी में। अब कौन लेके गया? सोमेश्वर प्रथम। और ये जो कल्याणी है ना, कर्नाटक के आसपास है। कहाँ है? कर्नाटक के आसपास। कहता है इस बल का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सिक्स। विक्रमादित्य, तो आपको पूछेगा कि विक्रमादित्य सिक्स का संबंध किससे है, तो चालुक्य वंश के कल्याणी से। कल्याणी से। ये प्रतापी राजा था, मतलब बहुत शक्तिशाली। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्हन के बारे में और विज्ञानेश्वर के बारे में। बिल्हन और विज्ञानेश्वर, ठीक है, ये दोनों ना विक्रमादित्य सिक्स के ना दरबार में रहते थे। ये सब क्या है? ये सब आपको लेखक मिलेंगे। क्या है? लेखक। इन्होंने कुछ पुस्तक लिखा है जिसके बारे में आपको पूछे जाएगा, या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बिल्हन किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। किसके दरबार में? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। या फिर आपको पूछेगा कि विक्रमादित्य या बिल्हन, दोनों से कोई भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, इनके ना कुछ चर्चित पुस्तक है जिसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ मिताक्षरा। ये मिताक्षरा पुस्तक है हिंदू के ना विधि के पुस्तक है। जैसे मनु लिखे थे ना विधि के पुस्तक, उसी तरह मिताक्षरा है, ये हिंदू विधि का ग्रंथ है। ठीक है, इसको जो लिखा था ना उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो मिताक्षरा हिंदू विधि का जो ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा हुआ है। जो पीछे याज्ञवल्क्य और आया था गर्गिया है ना, तो उसी के ना याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने किया। कौन किया है? विज्ञानेश्वर। तो आपको पूछेगा मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर, याद रहेगा ना। और आपको पूछेगा कि विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य सिक्स के। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे, याद रहे ना, विक्रमादित्य सिक्स। ठीक है, माने छठे, विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे। कौन? हाँ, और बिल्हन भी दोनों में से कोई पूछे इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कथा विक्रमादित्य चरित्र की रचना ना बिल्हन ने किया था। किताब का नाम विक्रमादित्य चरित्र, उसका ना जीवन के बारे में लिखा है, उसका जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूछ सकता है उसके जीवन के बारे में कौन लिखा था, उसके जीवन के बारे में कौन लिखा था? हाँ, बिल्हन लिखे थे विक्रमादेव चरित्र किताब का नाम है। ठीक है, और बिल्हन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इसमें विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया। तो आपको पूछेगा कि विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया पुस्तक का क्या नाम है, विक्रमादेव चरित्र, और इसके लेखक कौन है? बिल्हन। याद रहेगा ना। तो ये ना किस पुस्तक के बारे में पूछता है, एगो याद रखिए मिताक्षरा के बारे में। मिताक्षरा में विषय क्या है? हिंदू विधि यानी हिंदू के ना विधि, यानी हिंदू का जो विधि है ना, कानून, उसके बारे में लिखा गया। ठीक है, जैसे मनु स्मृति है वैसी। ठीक है, इसके बारे में याद रखिए। तो यहाँ से मेन टॉपिक था आपको तैलप द्वितीय के बारे में याद रखना है, उसकी राजधानी मान्यखेत याद रखना है, उसके बाद कल्याणी उसका राजधानी हो गया वो याद रखना है, और बिल्हन और विज्ञानेश्वर दोनों के बारे में याद रखिए, मिताक्षरा के बारे में याद रखिए। तो इस तरह से ना आपका ये खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं वातापी के बारे में। ठीक है, चालुक्य वंश के वातापी, कल्याणी खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको पूछेगा इसके संस्थापक कौन है, तो जयसिंह। इसके संस्थापक तो जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी ना राजधानी वातापी है। ठीक है, अब आपको पूछेगा चालुक्य वंश वातापी की राजधानी कहाँ है, वातापी। ये ना बीजापुर के निकट है। कहाँ? बीजापुर के निकट। इस वंश के ना प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, याद है ना।
यही पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य, उसके बाद विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय हुआ, सबसे शक्तिशाली राजा यही हुआ, क्योंकि ये ना हराया था हर्षवर्धन को, याद है ना, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। कहता महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है, यानी महाकूट स्तंभ ना एगो लेख है, ठीक है। इससे प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अनिष्ट अनिष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था, माने कि यज्ञ करवाया था, यज्ञ के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जिनेन्द्र को मेघोती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, यानी जिनेन्द्र का नाम मेघोती मंदिर है, क्या है, जिनेन्द्र का मेघोती मंदिर है, इसको कौन बनवाया, पुलकेशिन द्वितीय। कहता पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि ली। आप वो पीछे बनाए थे ना हर्षवर्धन के बारे में, वही हर्षवर्धन है जिसको ना पुलकेशिन द्वितीय हराया था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, और उसकी राजधानी को जीत लिया था, ठीक है। तो जब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा दिया ना, तो एक उपाधि लिया, कौन सा उपाधि है, परमेश्वर। तो आपको याद रखना है परमेश्वर की उपाधि कौन लिया, पुलकेशिन द्वितीय। आप पुलकेशिन द्वितीय कौन है, वातापी से, ठीक है, चालुक्य के वातापी वंश का, ठीक है। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की, क्योंकि ये हर्ष को हराया था, दक्षिण भारत के राजाओं को भी हराया था, ठीक है। तो इसलिए ना इन्हें लिया दक्षिणापथेश्वर की उपाधि, ठीक है। तो परीक्षा में आपको पूछेगा कि दक्षिणापथेश्वर की उपाधि कौन लिया था, याद रखना, ठीक है। कहता पल्लव वंशीय शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त कर दिया, यानी कि अब पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, कौन हरा दिया, नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम किसको हरा दिया, पुलकेशिन द्वितीय को, और उसकी राजधानी थी ना बदामी, उस पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने मारा गया, इसी युद्ध में लड़ते हुए पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कौंड की उपाधि ली। अब नरसिंहवर्मन जो इसको हरा दिया, अब ये उपाधि ले लिया वातापी कौंड की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वातापी कौंड की उपाधि कौन लिया था, तो याद रखिए नरसिंहवर्मन प्रथम, उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। आगे कहता है एहोल अभिलेख, तो आपको पूछेगा एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख ना लिखा है रवि कीर्ति, परीक्षा में बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, आपसे ही पूछ सकता है एहोल अभिलेख के संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख है ना, इसको कौन लिखे थे, रवि कीर्ति। तो ये दोनों बात याद रखिए, ठीक है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, से इसको लिखा है कौन, याद रहेगा ना। तो आप ये परीक्षा में प्रश्न आता है, जब उलट के देखिएगा ना पहले का क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिए एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से, और एहोल अभिलेख की रचना किए हैं रवि कीर्ति, कौन किया है, रवि कीर्ति। अब बात करते हैं अजंता के गुहा चित्र से फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को बताया गया है, यानी कि अजंता में जो चित्र बना हुआ है ना, उसमें ना पुलकेशिन द्वितीय का चित्र बनाया गया है, और उसमें दिखाया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ना जो दूत आ रहे हैं ना उसका ना स्वागत कर रहे हैं, यानी फारसी जो दूत आ रहे हैं उसको स्वागत कर रहे हैं, मतलब उसमें चित्र बनाया हुआ है अजंता में, ठीक है, अजंता में। कहता वातापी का निर्माण ना कीर्तिवर्मन को माना जाता है, यानी वातापी का निर्माण करता जो वातापी जो बनाया था वातापी, उसको कौन बनाया था, कीर्तिवर्मन, ठीक है। कहता मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सतकुलपथनाथ की उपाधि धारण की, यानी कि विनयादित्य है एक राजा, ये ना सतकुलपथनाथ की उपाधि ले लिया, ठीक है। तो आपको परीक्षा पूछेगा विनयादित्य ने निम्नलिखित में कौन सी उपाधि धारण की थी, सतकुलनाथ, याद रखिए सकलोत्तर पथनाथ, ठीक है, सकलोत्तर पथनाथ। कहता है विक्रमादित्य द्वितीय के शासन में ही दक्कन में ना अरबों के आक्रमण किया, मतलब अब अरब आक्रमण कर रहा है दक्कन में, ठीक है। तो उस समय राजा कौन है, विक्रमादित्य द्वितीय। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी, नाम है सिर्फ पुलकेशी, क्या नाम है, पुलकेशी, उसका भतीजा है, ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनीज नासरी की उपाधि दे दिया। जब अरब वाला आक्रमण किया था ना, तो उसका भतीजा था पुलकेशी, वो अरब को न जाकर रोक दिया और उससे जीत लिया। तो उसका चचा खुश होकर उसको कहा कि अवनीश नासर की उपाधि दे दिया, ठीक है, किसको, पुलकेशी को, उसका भतीजा था, ठीक है। आगे विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी, उसकी ना प्रथम पत्नी का नाम है लोक महादेवी, वो ना पटकल में विरूपाक्ष मंदिर बनवाया। तो परीक्षा पूछेगा विरूपाक्ष मंदिर कौन बनवाया, लोक महादेवी, ठीक है, लोक महादेवी, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसकी ना दूसरी पत्नी थी जिसका नाम है त्रैलोक्य देवी, ठीक है, दूसरी पत्नी है त्रैलोक्य देवी, ना त्रैलोकेश्वर मंदिर बनवाया, ओकरे नाम से संबंधित है, तो मीना जिला परीक्षा में न निकाल लीजिएगा। तो मंदिर का नाम त्रैलोकेश्वर मंदिर है, कौन बनवाया, त्रैलोक्य देवी, उसकी ना दूसरी पत्नी, ठीक है। इस वंश का ना अंतिम राजा का कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। तो आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि चालुक्य वंश वातापी के अंतिम राजा कौन है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस
इसे इसके सामंत दंती दुर्ग, इसका ना एक सामंत था जिसका नाम था दंती दुर्ग, ठीक है, वो उसको ना परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया, ठीक है। और एक नया राजवंश स्थापना किया, राष्ट्रकूट। तो यहाँ से पूछेगा राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट के बारे में ना हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। खाली इतने रखिए याद की हरा दिया राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश नया स्थापित कर दिया दंती दुर्ग, और उसको ना हरा दिया, यानी कीर्तिवर्मन द्वितीय को ना हरा दिया, समझ में आया? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को कौन हरा दिया? दंती दुर्ग। एक नया वंश खोलेगा जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। एहोल को ना मंदिर का शहर कहा जाता है, एहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। परीक्षा पूछेगा मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? एहोल। तो एहोल एक जगह है जिसको ना मंदिरों का शहर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका बचता है चालुक्य वंश बेगी, चालुक्य वंश बेगी, ठीक है। इसमें भी 2-3 लाइन है जो हमको देखते चलना है, ठीक है। बस इसका संस्थापक के बारे में जान लीजिए। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक ना विष्णुवर्धन है। कौन है? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी ना बेगी थी, जो वर्तमान में ना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय हुआ, जिसकी ना सेनापति पटरंग हुए। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सेनापति पटरंग किसके थे? किसके सेनापति थे पटरंग? तो विजयादित्य तृतीय के, ठीक है। बस इतने में से पूछता है कि चालुक्य वंश बेगी के सेनापति सेनापति पटरंग किसके सेनापति थे? तो विजयादित्य तृतीय के, ठीक है। बस इतने। संस्थापक है विष्णुवर्धन, ठीक। अब इसके बाद आता है आपको राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना, ठीक है। और राष्ट्रकूट से मोटा मोटी आपको प्रश्न आता है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? कह दिए पीछे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग, ठीक है। तो कहता राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, और ये ना 752 ईस्वी में राज किया था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, यानी कि चालुक्य अधीन ये काम करता था, ठीक है। लेकिन जब चालुक्य खत्म हो गया ना, तो ये आया राष्ट्रकूट। आप ऊपर देखे ना, उसको मार दिया था, ठीक है। इसकी ना राजधानी मानिकर, जिसको ना मानेखेत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको पूछेगा राष्ट्रकूट की राजधानी क्या है? मानेखेत। परीक्षा में जो लिखे समझ लीजिए। मणिकर लिख दल तो वही बात है, अब मानेखेत लिखे तो वही बात है, ठीक है। दोनों से कोई एक को लिखेगा, ठीक है। तो राष्ट्रकूट की राजधानी है मानेखेत। वर्तमान में ना मालखेड़ा सोलापुर के निकट है, सोलापुर महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में। कहता राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, उसके बाद कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय, ठीक है। ये वो कृष्ण द्वितीय है और कृष्ण तृतीय याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एहोल के ना प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण ना कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ से पूछेगा आपको, यहाँ से पूछेगा कि एहोल के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो वहां पे ना एहोल नहीं लिखेगा, सीधा पूछेगा कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम, याद रखिए। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का ना पहला शासक था जिसने ना कन्नौज पर अधिकार करने हेतु ना त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो यहाँ से पूछे आपको राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा शासक था जो त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था? तो वो है ध्रुव, वो है ध्रुव। हालांकि ये क्वेश्चन ना ज्यादा पूछा जाता है धर्मपाल के बारे में कि पाल वंश का होता, ठीक है। तो आपको पूछेगा पाल वंश का वो कौन सा शासक था जो ना त्रिपक्षीय में भाग लिया था? तो वो है धर्मपाल। नहीं, वो धर्मपाल है। पाल वंश के बारे में पूछेगा तो धर्मपाल, राष्ट्रकूट के बारे में पूछेगा तो ध्रुव। बात करने का अंतर समझिए, जब राष्ट्रकूट के बारे में कहते थे ध्रुव, अब पाल वंश के बारे में बोलोगे तो धर्मपाल, ठीक है। पाल वंश का वो नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे आ जाए आपको। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज, यानी प्रतिहार के राजा था वत्सराज, और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया, यानी ये सबको हरा दिया, ठीक है। ध्रुव को ना धारावर्ष भी कहा जाता है, यानी उसका एक उपाधि और है धारावर्ष, यानी धारावर्ष के नाम से कौन जाना जाता है? ध्रुव, याद रखिए। कथा गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में ना भाग लेकर चक्रायुद्ध हुआ, उसके ना संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागवर द्वितीय को पराजित किया था। यानी गोविंद तृतीय ना ये जो सब षड्यंत्र रच रहा था ना उसके खिलाफ, तो गोविंद तृतीय ने सबको हरा दिया, ठीक है। गोविंद तृतीय सबको हरा दिया, यानी सब मिल करके उसको आक्रमण करता था, तो इसलिए नहीं सबको हरा दिया। तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध हुआ, उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश शासक नागवर द्वितीय को पराजित कर दिया। और आपका पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों की संधि को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया, यानी तीनों ने मिल करके पर आक्रमण करता था, ठीक है। और तीनों को नहीं खत्म कर दिया, ठीक है। कहता है अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी अमोघ वर्ष से वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग किताब के नाम है कविराज मार्ग, कौन लिखा है? अमोघ वर्ष। कौन लिखा है? तो आपको पूछेगा परीक्षा में कविराज मार्ग के लेखक कौन है? अमोघ वर्ष, ठीक है। कहता आदि पुराण व शिष्ट लक्ष्मण महापुराण की रचना भी जिनसेन ने किया है, यानी एक और लेखक के नाम आ गया आपका जिनसेन, ठीक है। तो आदि पुराण व
त्रिशिष्ट लक्ष्मी महापुराण की रचना किया जिनसेन। ठीक है, एक और पुस्तक है आपका गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, यानी किताब का नाम है गणित सार संग्रह जिसके लेखक है महावीराचार्य। एवं अमोघ वृद्धि के लेखक है सत्यायन। ठीक है, अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे, ये सब जो लेखक है ना सब अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया, यानी वो अपना ना जो प्राण है तुंगभद्रा नदी में दे दिए। ठीक है, मतलब उपवास के दौरान तुंगभद्रा नदी में अपना जल समाधि लेकर के अपना प्राण दे दिए, मतलब अपने आप को ना वो जीवन से मुक्त कर लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा अमोघ वर्ष ने कौन नदी में, तो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया। कौन सा लिया? जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत किया। कथा इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल-मसूदी, ठीक है, तो आपको पूछेगा अल-मसूदी किसके समय में आया था? इंद्र तृतीय। कहां से आया था? अरब से, याद रहेगा ना। अल-मसूदी कहां से आया था? अरब से। किसके समय में आया था? इंद्र तृतीय। इसने तत्कालिक राष्ट्र शासकों ने भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था, यानी अल-मसूदी अरब का यात्री है जब भारत में आया ना तो वो बोला कि इंद्र तृतीय का राज ना सबसे बेहतरीन है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महाशासक कृष्ण तृतीय, ये भी प्रश्न पूछेगा आपको। ठीक है, कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? कृष्ण तृतीय। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, ये भी पूछेगा कि पोन किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय। ठीक है, कल कहते ना पोन रन, तो वही में से ही पोन है। ठीक है, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की, किताब का नाम है शांति पुराण, लेखक कौन है? पोन। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 में ना कर को हरा दिया, यानी कर को हरा दिया। ठीक है, और राज पर ना अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के ना चालुक्य वंश की नींव रखी। तो अब यहाँ से पूछेगा कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय, जो पीछे आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, कहता है आगे एलोरा एवं एलिफेंटा, ये दोनों गुफा ना महाराष्ट्र में, कहा है? महाराष्ट्र में। गुहा मंदिर का निर्माण ना राष्ट्रकूट करवाया था। ठीक है, यानी कि एलोरा और एलिफेंटा में जो गुहा मंदिर बना हुआ है उसको कौन बनवाया? राष्ट्रकूट। कहता एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। क्या गुफा है? 34 शैल। हाँ, इसमें 1 से लेकर के 12 तक ना बौद्ध के लिए, ये वाला लिख लीजिए, पूछता है परीक्षा में, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, और 13 से 29 तक हिंदू। पहले 1 से 12 और उसके बाद 13 से 29, तो ये तो हो गया आपका बौद्ध, ये कौन हो गया? बौद्ध धर्म, और ये वाला हिंदू, ये बच जाएगा ना जैन। जैन के अब देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आपको ना खाली याद रखना है कि 11 से 12 तक क्या कर है? बौद्ध धर्म, और 13 से 29 तक हिंदू धर्म। तो आपको परीक्षा पूछेगा एलोरा, अजंता और एलोरा का संबंध कौन सा धर्म से है? तो बौद्ध से भी है, जैन से भी है और हिंदू से भी है, तीनों धर्म से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। ठीक, देखिए 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक ना जैन है, 30 से 34 तक जैन है, याद रहेगा ना। यानी अब 30 की बात करते हैं, 30 से चल जाएंगे 34, यहाँ पे कौन आ जाएगा? जैन आ जाएगा। ठीक है, यानी जैन का ना संबंध है 30 से 34 में। ठीक है, मतलब 30 से 34 में जो भी गुहा लेख है ना, जो भी वहां पे बनाया गया है वो जैन धर्म को समर्पित है, और 13 से 29 में हिंदू को है, 1 से 12 में बौद्ध को है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म तो हो गया। कहते बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जो गुफा संख्या 10 है। तो आपको पूछेगा गुफा संख्या 10 किसको समर्पित है? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा गुफा है। ठीक है, इसमें ना इसमें एक चैट है, वहां पर 2 मंजिले तथा 3 मंजिले गुफाएं हैं। मंजिले समझते हैं, जैसे आप लोग का तल्ला होता है, 2 तल्ला घर 3 तल्ला घर, तो इसी ना इस तरह से बना हुआ है, 2 मंजिले और 3 मंजिले। ठीक है, वहां पर 2 मंजिले और 3 मंजिले गुफाएं भी है, जिनमें 2 स्थल तथा 3 थल नाम दिया गया, मतलब उसका नाम है 2 थल और 3 थल। तथा एलोरा की गुफाएं 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, यानी कि जब 15 नंबर गुफा की बात करेंगे ना तो उसमें ना नरसिंह भगवान जो आप लोग मानते हैं वो कृष्ण का ही रूप है, विष्णु का ही रूप है, उसका ना उसमें वर्णन है। ठीक है, तो गुफा नंबर 15 में क्या है? विष्णु को समर्पित है, उसमें नरसिंह रूप के बारे में बताया गया। ठीक है, नरसिंह रूप क्या था? एक जानवर के रूप में थे, एक सिंह के रूप में थे। ठीक है, आधा पुरुष और आधा सिंह। ठीक, अब आगे देखते हैं। एलोरा गुफा का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में की है, यानी फ्रांस के एक यात्री जिसका नाम है थेविनेट, ये ना इसके बारे में वर्णन किया है अपने पुस्तक में। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ न जैन धर्म को भी उपासक थे, यानी ये सब धर्म को मानता था जितना अभी मैंने बताया। ठीक है, राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में न मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपको आता है यादव वंश। ठीक है, इसके बाद आता है आपको यादव वंश। देखते हैं यादव के बारे में जो महत्वपूर्ण है एक बार चर्चा करते चलते हैं। कहता देवगिरी के यादव वंश के संस्थापक ना भिल्लम पंचम है। सीधा यही लाइन आपको पूछेगा कि यादव वंश का संस्थापक कौन है, तो भिल्लम पंचम। इसकी राजधानी ना देवगिरी थी। कहाँ पे, देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था सिंधन। कौन था, सिंधन। ठीक है, 1210 से 1246 ईस्वी तक इन्हें राज किया था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। ठीक है, कौन था, रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक गाफूर से सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि जब मलिक गाफूर वहां पे गया था ना युद्ध लड़ने, तो लड़ाई नहीं किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मलिक गाफूर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से उसकी चर्चा चालू हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा यादव वंश के बारे में। ठीक, रामचंद्र अंतिम था। ठीक है, संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। किताब का नाम है संगीत रत्नाकर। ठीक है, और इसी के दरबार में रहते थे और लिखे थे किताब, सिंधन के दरबार में रहते थे। ठीक है, सारंग देव, समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं होयसल के बारे में। उसके बाद देखते हैं होयसल के बारे में, मोटा मोटी जो भी इसके बारे में जानकारी हम लेते चलते हैं। ठीक है, होयसल के बारे में पूछेगा, होयसल के द्वार समुद्र में क्या है, होयसल के द्वार समुद्र। ठीक है, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन कौन है, परीक्षा में आपको पूछेगा होयसल के द्वार समुद्रम वंश के संस्थापक कौन है, यह पूछेगा होयसल वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, होयसल वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी, यानी यादव वंश की ही एक शाखा है होयसल वंश। ठीक है, बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में करवाया था। ठीक है, मंदिर का नाम है चिन्ना केशव मंदिर, याद रखिए चिन्ना केशव मंदिर। इसको संस्थापक बनवाया था विष्णुवर्धन। ठीक है, कला होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबललाल तृतीय था। कौन था, बीरबललाल तृतीय, जिसने मलिक गाफूर से हार गया। मतलब जब मलिक गाफूर इसके ऊपर आक्रमण किया रहा था वो हार गया। ठीक है, जिसे मलिक गाफूर ने हराया था। कहता है होयसल वंश के राजधानी द्वार समुद्रम जो आधुनिक हैलेवीड है। कहाँ है, हैलेवीड। अब इसके बाद एक लाइन आपको कदम वंश के बारे में जानना है। आपको पूछेगा कदम वंश का संस्थापक कौन है, तो मयूर शर्मा। कदम वंश का संस्थापक, कदम वंश की राजधानी ना बनवासी थी। कहाँ थी, तो बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कदम वंश के संस्थापक कौन थे, तो मयूर शर्मा। राजधानी बनवासी। अब इसके बाद एक दो लाइन हमको गंग वंश के बारे में देखना। ठीक है, अब पूछ देगा गंग वंश का संस्थापक कौन है, तो ब्रजहंस पंचम। खाली संस्थापक के बारे में ध्यान रखिए, अंतिम के बारे में। ठीक है, और राजधानी। ठीक है, तो गंग वंश के संस्थापक ब्रजहंस पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा थे। अब अभिलेखों में बताया गया है कि कोकनी वर्मा गंग वंश के प्रथम राजा थे। ठीक है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलाल, जिसको कोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलर, कोलाल, जो बाद में ना तलकाड बन गया। क्या बन गया, यानी कि पहले उसका राजधानी कुबलाल था, आगे चल के तलकाड हो गया। ठीक है, उसका नाम तलकाड हो गया। दत्तक सूत्रपट्टिका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। ये पूछ सकता है आपको कि दत्तक सूत्रपट्टिका कौन लिखा था, माधव प्रथम, याद रखिए। उसके बाद में एक लाइन काकतीय वंश के बारे में जानना है, जानते चलिए। काकतीय वंश के बारे में जानते चलिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, कथा काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। सीधे संस्थापक के बारे में इसका पूछेगा, याद रखिए बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, बीटा प्रथम, जिसने ना नलगोंडा यानी अमकोंडा, इसकी राजधानी थी अमकोंडा। ठीक है, इसकी राजधानी थी अमकोंडा। फिर से बता दें, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। तो आपको पूछेगा काकतीय वंश की राजधानी कहाँ है, तो अमकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। तो पूछे गणपति कौन वंश से, काकतीय वंश। ठीक है, गणपति नामक आगे कहता है रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी ना गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। यानी कि ये महिला है, ये महिला है, दक्षिण भारत में राज करने वाला ये महिला है रुद्रमा देवी। ठीक है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान पढ़ रहा है ना, तो दक्षिण भारत में रुद्रमा देवी है। समझ गए, पहली महिला जो राज की थी 35 साल तक। ठीक है, गणपति ने अपनी राजधानी ना वारंगल में स्थानांतरित कर ली। ठीक है, अब गणपति की राजधानी कहाँ आ गया, वारंगल। इस वंश का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र, जो 1295 से 1323 तक राज किया था। ठीक है, तो आपको अंतिम शासक के बारे में याद रखना, प्रताप रुद्र के बारे में पूछेगा। प्रताप रुद्र कौन वंश से था, काकतीय वंश। ठीक है, तो इस तरह से ना आपका ना दक्षिण भारत खत्म हो गया। सीमावर्ती राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे एक बार डिटेल्स और जानेंगे वहां से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है।